नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार सचान। प्राकृतिक कृषि पिछले 70 सालों से हमारे देश में रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जा रही है और अभी पिछले 10 सालों से प्राकृतिक कृषि की ओर लौटने के संदेश आने लगे हैं कि परंपरागत कृषि की ओर लौटना है, प्राकृतिक कृषि करना है। अगर कोई सरकारी मशीनरी ना भी कहे कि प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना है तो भी ये विषय प्रासंगिक है, क्योंकि किसान को ये अध्ययन करना है कि वर्तमान जो खेती का तौर तरीका है वो आपके लिए फायदेमंद है कि हानिकारक है। मैं इस चार्ट के माध्यम से प्राकृतिक कृषि को बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। याद करना या अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, जो नौजवान साथी हैं वो अपने बाबा से, अपने पिताजी से या गांव के किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। तो एक हकीकत घटना बता रहा हूं कि 1950 और 60 के बीच में एक स्लोगन था, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। यानी कि नौकरी को हम भिखारी का दर्जा देते थे और उत्तम खेती सबसे सुंदर व्यवसाय माना जाता था। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं था, जब लिटरेसी नहीं थी। आज 2001 के बाद से आज 2020-21 तक आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि देश में लाखों लोग प्रतिवर्ष किसान अपने हालातों से ऊब करके और आत्महत्या करने लगे। यानी खेती का जो स्वरूप था इतना बिगड़ गया कि जो उत्तम जिसको कहा जाता था, आज वो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में तो लोग आत्महत्या करते हैं। कहा जाता था कि भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसान से पूछो कि आज की अर्थव्यवस्था कहाँ पर टिकी हुई है, उसके क्या हालात हैं, तो स्थिति बड़ी भयावह है। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना रहे, कभी हमारे देश में जो है पानी का और खाने का और हवा का और बेरोजगारी का संकट और ना आने पाए। अगर ये मिशन लेके चलते हैं तो फिर मैं बता दूं, प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना मेरी मजबूरी है। और अगर मैं प्राकृतिक कृषि की ओर नहीं लौट पाता हूं तो ध्यान रखिएगा कि आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। देश में ऑक्सीजन की कमी अभी कोरोना काल में आपने देखी। देश में ड्रिंकिंग वाटर जाने कब से बिकने लगा। कुओं में पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं चल रहे हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो बोतल खरीद के पीनी पड़ती है। और ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी और भोजन में जहरीला प्रभाव है। लोग भोजन खा करके और अस्पतालों में भर्ती हैं। किसान की पूरी मेहनत की कमाई का पैसा बाजार में चला जाता है, निवेश खरीदने में चला जाता है, इसीलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ती। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1950 में मेरी खेती उत्तम क्यों थी और आज लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका अध्ययन करना है। तो मैं आपको बताऊं कि 1950 में मेरे देश में जो कृषि योग्य जमीनें थी उनकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी थी आज की अपेक्षा। यानी आज देश की जो कृषि योग्य जमीनें हैं उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा एवरेज 0.3 है, उस समय एवरेज 0.52 थी। हमारे हर गांव में जलाशय थे, 3 से 4% एरिया में जलाशय हुआ करते थे। जलाशय में मछलियां थी, नहाने का काम, धोने का काम, पशुओं को पानी पिलाने का काम, फसलों की सिंचाई का काम जलाशयों से होता था। हमारे गांव के आसपास के खलिहानों में जंगल हुआ करते थे, नाना प्रकार की चिड़ियां हुआ करती थी, ऑक्सीजन मिलती थी, बारिश अच्छी होती थी। वो जंगल भी कट गए। हमारे गांव के हर एक किसान के पास, जो जमीन वाला किसान था, छोटी जमीन वाला 1 बैल, बड़ी जमीन वाला 2 बैल और बड़ी जमीन वाला 4 बैल, गाय थी, भैंस थी, दूध की नदियां बहती थी। आज बेशक लोग कहते हैं श्वेत क्रांति यानी दूध की पैदावार देश में बढ़ गई है, लेकिन हकीकत ये है कि दूध की पैदावार 1950-60 के मुकाबले आज कम हो गई है। जानवर पशुपालन का बहुत जबरदस्त काम था, वो बंद हो चुका है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी,
यानी देखिएगा कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में जो 3 से 4 लाख केंचुए होते थे जो ज़मीन में फसलों के अवशेष को खा करके ह्यूमस में बदलते थे। मेंढक था, पक्षी थे, नाना प्रकार की तितली थी, मधुमक्खी थी, शहद बहुत था। आम जनमानस, जो गांव का जनमानस था, वो प्रकृति के प्रति बड़ा जानकार था, यानी ज्ञानी था, प्रकृति की व्यवस्था को समझता था। आज बेशक लोग पढ़ लिख गए हों, लिटरेट हो गए हों, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान बिल्कुल जीरो हो चुका है। और अब हम कहाँ पहुँच गए? तो ये जो लिखा था कि जमीन की उर्वरता थी, जलाशय था, जंगल था, जानवर था, जैव विविधता थी और ज्ञानी पुरुष था। अब उसको जो है ना कुछ व्यवसायीकरण हुआ, उस लालच दिया गया किसानों को कि खेती में आमदनी को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है, तो क्या किया गया। मैं 1960 के दशक में हरित क्रांति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हरित क्रांति का ही परिणाम है कि आज भोजन प्रचुर मात्रा में, लेकिन वो जो कार्यक्रम अपनाए गए, उनके जो निगेटिव, उनके जो खराब पहलू थे, उनके जो दुष्प्रभाव थे, वो आज देखने को मिल रहे हैं। तो अब उन दुष्प्रभावों को भी तो कम करना, क्योंकि अगर बचना है, जिंदा रहना, तो उनके दुष्प्रभावों को तो कम करना पड़ेगा। तो रासायनिक उर्वरकों का बोलबाला बढ़ा, हाइब्रिड बीज आए, फसल सुरक्षा रसायन आए, ट्रैक्टर आए, बैल खत्म हो गया, कृषि यंत्र आए, बाजार व्यवस्था। अब क्या हुआ, क्योंकि पहले हम इस सर्किल में खेती करते थे तो उत्तम खेती थी, अब हम बाहर वाली सर्किल में आ गए तो हम आत्महत्या करने लगे। कारण किसान की लागत बढ़ गई, जमीन की उर्वरता गिर गई, भूगर्भ जल नीचे चला गया, जैव विविधता नष्ट हो गई। रासायनिक उर्वरकों ने क्या किया, एक तो 1 हेक्टेयर की जमीन में खेती करने वाला किसान अनुमानित करीब 30,000 25,000 मूल के रासायनिक उर्वरक डालता है। बेशक उस पर सरकार की सब्सिडी है, लेकिन देखा जाए 1 हेक्टेयर में गेहूं धान बोने के लिए वो 25,000 रुपये मूल का रासायनिक उर्वरक डालता है। इधर उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीजों का प्रचलन आया। देसी बीज हमारे समाज से गायब हो गए, तो वो स्वाद नहीं, भोजन में, दाल में, सब्जी में वो स्वाद नहीं आता है। फसल सुरक्षा रसायन डाले जाने लगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता नष्ट होने लगी और भोजन में जहरीला प्रभाव आ गया, मनुष्य बीमारियों को ओर चला गया। तो किसान पैदा करता है, लेकिन बहुत सारा पैसा अपना जो अस्पताल में फेंक देता है फसल सुरक्षा रसायनों। ट्रैक्टर आ गया, बैल चला गया, जो गाय थी वो छुट्टा हो गई और रात भर किसान को रखवाली करनी पड़ती है। मैकेनाइजेशन का दुष्परिणाम है कि मेरी खेतों की उर्वरता चली गई, बैल आधारित कृषि व्यवस्था बंद हो गई और गाय चली गई। कृषि यंत्र आए, भारी भरकम कृषि यंत्र, जमीन के जो भौतिक गुण थे उनको बिगाड़ दिया उन्होंने। बाजार की व्यवस्था ये हो गई कि पहले शहर के लोग गांव में आते थे सामान बेचने भी और सामान खरीदने भी। यानी कि जब शहर के लोग गांव आते थे तो प्यासा कुएं के पास आता था, आज जो है कुआं प्यासे के पास जाता है। तो जाहिर सी बात है, कौन कमजोर हुआ। जब मेरे घर में कोई आता था सामान खरीदने तो मेरी मर्जी से खरीदता था, मेरे दरवाजे पर बेचने आता तो मैं अपनी मर्जी से लेता था। आज ग्रामीण लोग जो है अपने सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदने जाते हैं, यूरिया, DAP, पोटास, ये वो, फसल सुरक्षा रसायन, कृषि यंत्र और बोरिंग का सामान, ट्रैक्टर के सामान, कृषि यंत्र, जाने क्या क्या। और जब वो पैदा कर लेते हैं फसल, तो फसल बेचने भी शहर जाते हैं। यानी मेरी मजबूरी देखिए। तो बाजार पहले गांव में बाजार था, बाजार शहर में शिफ्ट हो गया। तो इसलिए किसान जो है संकट में है और प्राकृतिक कृषि की ओर अगर लौटना है तो इस संपूर्ण सिस्टम को मुझे समझना होगा और इसकी एक एक इकाई को ठीक करना होगा। जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को तिलांजलि देनी होगी, पशुपालन करना होगा, हाइब्रिड बीजों के स्थान पर देसी बीजों को लाना होगा और फसल सुरक्षा रसायनों को बिल्कुल बंद कर देना है। बायोडाइवर्सिटी जैसी मेंटेन हो जाएगी तो ये कीड़ा बीमारी लगेगा ही नहीं। ट्रैक्टर की जगह बैल लाना है और बाजार अपने गांव में लाना है। अगर हमें खेती को फिर से उन्नत खेती, मध्यम मान बनाना है, तो प्राकृतिक कृषि करना है, तो प्राकृतिक कृषि के जो समग्रता है ना, उसको समग्रता को साथ लेके चलना है। क्योंकि अन्यथा आप देख रहे हैं बर्बादी, गांव गरीब ही मर रहा है। गांव का जो भूमिहीन किसान था, पहले जब उत्तम खेती थी तो गांव के जो भूमिहीन किसान थे उनको भी यहीं रोजगार मिलता था, और आज गांव का भूमिहीन को तो रोजगार है ही नहीं,
छोटी ज़मीन वाले भी शहरों में रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कारण एक ही है कि खेती की लागत बढ़ गई है। लागत जब तक नहीं घटाएंगे तब तक खेती में फ़ायदा नहीं होगा, और लागत तब तक नहीं घटेगी जब तक प्रकृति की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।